हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 का एमसीक्यू सेट करेंगे क्लास 10th का। तो जो एमसीक्यू सेट्स है 20 क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई में और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। लेट ए बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए दिया हुआ है पी क्यू क्यू का पावर 4 और बी दिया हुआ है पी स्क्वायर क्यू का पावर 3 वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। इफ़ HCF ऑफ ए बी, मतलब ए और बी का HCF दिया हुआ है पी का पावर m क्यू का पावर n और एल्शियम ए और बी का दिया हुआ है पी का पावर r क्यू का पावर s। तो पूछ रहा है m प्लस n प्रोडक्ट r प्लस s। तो मतलब एल्शियम पे पूछा जा रहा है। तो देखिए दो नंबर है ए आपको दिया हुआ है पी का q और q का पावर 4, ठीक है, और b दिया हुआ है आपको पी स्क्वायर और q का पावर q। इनका HCF, अगर इसका आप HCF निकालेंगे तो देखिए HCF निकालने का तरीका ये है कि ये P और Q में P का पावर देखिए 3 और 2 में सबसे छोटा पावर कौन है? P का पावर 2, तो P का पावर 2 लिख लीजिए। और Q का पावर 4 और Q का पावर 3 में सबसे छोटा कौन है? Q का पावर 3, तो छोटा लिख लीजिए। यही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। और उसी तरह एलसीएम जब आप लिखने जाएंगे, क्या लिखने जाएंगे? LCM। जब आप एलसीएम लिखने जाएंगे तो इसमें से बड़ा पावर ले लीजिए, पी का पावर 3 और पी का पावर 2 में बड़ा कौन है? पी का पावर 3 और इसमें बड़ा कौन है? पी का पावर क्यू का पावर 4। यानी इसमें आपको बड़ा पावर लेना है, इसमें आपको छोटा पावर लेना है, ठीक है। अब इक्वेट कीजिए। आपका HCF क्या दिया हुआ था? आपका HCF दिया था पी का पावर m क्यू का पावर n और इसका एलसीएम दिया था पी का पावर r और क्यू का पावर s। तो देख रहे हैं p का पावर m के जगह पे 2 है, दिख रहा है ना। तो m का वैल्यू इससे मिलेगा 2 और n का वैल्यू इससे मिलेगा, देखिए n के जगह 3 है तो n का वैल्यू हो गया 3। उसमें देखिए r के जगह पे 3 है तो r का वैल्यू हो गया 3। और देखिए ये s है, s के जगह पे 4 है तो s के जगह हो गया 4। अब आपसे पूछा है m प्लस n r प्लस s, तो m प्लस n का प्रोडक्ट करना है r प्लस s से। तो m प्लस n हो गया 3 और 2 5, ये m है, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 और r प्लस s हो जाएगा 7 7 5 से कितना हो जाएगा? 35। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखा है कि p बी ए प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज ए फैक्टर ऑफ p इज। मैंने इनमें से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का p जो है एक फैक्टर है? तो ऑब्वियसली सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तोड़ना होगा। तो पहला तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर p से माइनस p लाना है, तो p का प्रोडक्ट तो p और 1 ही होता है। तो p और 1 से तो आप माइनस p ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। तो पहला हटाइए, दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 1 एक्स प्लस p इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स का इंटू कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्स माइनस एक्स प्लस p हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा? x माइनस पी हो जाएगा और यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस पी हो जाएगा। फिर यहाँ पे x माइनस पी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है तो दोनों में से आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो x इक्वल टू यहाँ p आएगा, x इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा। तो p किसका फैक्टर आ रहा है? यहाँ तो p फैक्टर आ रहा है, x का वैल्यू p आ रहा है ना, तो p फैक्टर है। यानी ऑप्शन नंबर बी में ही आपको मिल गया x p का फैक्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इफ़ अल्फा बीटा द रूट ऑफ द आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा बीटा है इस पॉलिनोमियल का 0 है और अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के बराबर, यानी सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 के इक्वल है। तो ये मेरा एफ एक्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। तो आपको पहले सम ऑफ 0 निकालना है। सम ऑफ 0 होता है क्या? माइनस बी बाई ए होता है, पढ़े होंगे। माइनस बी किसको बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को बोलते हैं जो कि -2 है, और ए किसको बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बोलते हैं जो कि p है, यानी 2 बाई पी हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई ए होता है, कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म है 3p और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है p, यानी 3p बाई p। यही दोनों आपस में क्या दिया हुआ है? बराबर दिया है। 2 बाई पी इक्वल दिया है 3p बाई p। p यहाँ से ख़त्म तो p इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y = 1 और ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है इज इनकंसिस्टेंट देन k का वैल्यू निकालना है।
तो इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो नो सॉल्यूशन जिसका होता है इसी को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए इस लाइन का नाम है ax प्लस बी वाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसका नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो यही दो इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। a1 है आपको 3, a2 है आपको 2k माइनस 1, ठीक है, b1 है आपको 1 और b2 है k माइनस 1, दोनों इक्वल करिए, c1 c2 मत लिखिए, क्रॉस इंटू कर लीजिए, 3k माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से क्रॉस इंटू हो जाएगा, 2k माइनस 1 हो जाएगा, 3k में इधर आकर 2k हो जाएगा और माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, 3k में 2k गया तो k, 3 में से 1 गया तो 2, k का वैल्यू कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस टेकन ऑर्डर, 4 पॉइंट दिया है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का, तो चौथा कोऑर्डिनेट x पूछ रहा है, यानी आपका ये पैरेललोग्राम है मान लीजिए, ठीक है, इसमें जो p दिया हुआ 3 4 दिया हुआ है, q दिया हुआ -2 3 दिया हुआ है, r जो दिया हुआ -3 -2 दिया हुआ है, और s आपसे पूछा जा रहा है, तो s का कोऑर्डिनेट को क्या मान लीजिए, अल्फ़ा बीटा थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, या फिर आप क्या मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं। तो इसमें देखिए डायगोनल के मिड पॉइंट का यूज करते हैं, ये डायगोनल है और ओ इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ओ इसका मिड पॉइंट है। तो एक हिसाब से पहले हम ओ निकालेंगे पी आर के हिसाब से, पी आर के हिसाब से ओ निकालेंगे, ओ इज़ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ओ का क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, 3 माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा और 4 माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 0 आ जाएगा और 4 में 2 गया तो 2, 2 बाई 2 1 आ जाएगा, तो o तो आया 0 1। उस अब एस क्यू के हिसाब से निकालेंगे, एस क्यू में o इज़ मिड पॉइंट, o इज़ मिड पॉइंट, तो एस क्यू के हिसाब से o आ जाएगा p माइनस 2 बाई 2 और q प्लस 3 बाई 2, यही हो जाएगा ना, p x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। बट o तो ये दोनों तो सेम ही बात कह रहा है, ये जो o कह रहा है और ये जो o कह रहा है एक ही बात है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं p माइनस 2 बाई 2 के बराबर 0 आ जाएगा, तो p बराबर यहाँ से आ जाएगा 2, उसी तरह से q प्लस 3 बाई 2 के बराबर 1 आ जाएगा इक्वल टू, तो q प्लस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो q इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 2 माइनस 1 आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 2 माइनस 1। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर का, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर का, ए एम और पी एन एल्टीट्यूड है ए बी सी और पी क्यू आर का, ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर दिया हुआ है 4/9, तो ए एम और पी एन निकालना है। तो इसको देखिए कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, ये ए बी सी है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, इसमें एल्टीट्यूड ए से एम है, ए से एम एल्टीट्यूड है और पी से एन एल्टीट्यूड है, ठीक है। और ए बी सी, और इसमें लिखा है कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर कितना दिया है, 4/9 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ए एम और पी एन का वैल्यू, ए एम और पी एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब ये दोनों सिमिलर है तो हम करस्पॉन्डिंग साइड का क्या लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, एक तो बनेगा ए बी बाई पी क्यू और एक बनेगा ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन बनेगा, ए बी बाई पी क्यू। तो यहाँ से अगर हम ए बी बाई पी क्यू निकालें तो रूट लगाना पड़ेगा 4/9, तो ये हो जाएगा 2/3 आ जाएगा ए बी बाई पी क्यू, और ए बी बाई पी क्यू के बराबर क्या है, ए एम बाई पी एन है कि नहीं, तो ए एम बाई पी एन भी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एम बाई पी एन भी क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। स्क्वायर दे के आपको कंफ्यूज किया है क्योंकि आप फटाक से सोचेंगे कि एरिया का रेशियो निकालना होगा, यहाँ एरिया का रेशियो नहीं निकालना है। आप ये लिख सकते हैं
कि AB बाई पी क्यू अगर सिमिलर है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। एल्टीट्यूड भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 cot 60 देन x का वैल्यू, ये तो सीधा सीधी वैल्यू पर है। x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा cot को अगर हम cos 60 बाई sin 60 लिख दे तो, और यहाँ भी x sin 60 बाई cos 60 tan को, और इंटू क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से cos 60 कट गया, यहाँ से sin 60 डिग्री कट गया, बच गया x बराबर हो जाएगा, देखिए cos 60 डिग्री बाई sin 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ cot 60 डिग्री। cot 60 क्या होता है, tan 60 का रेसिप्रोकल, tan 60 √3 होता है, उसका रेसिप्रोकल 1/√3। तो x कितना आ गया 1/√3। और मुझे तो cot 60 ही लिखना था, मैंने वैल्यू निकाला। अब यहाँ पे देखिए cot 60 लिखा हुआ नहीं है, तो देखिए यहाँ पे tan 30 का भी तो वैल्यू 1/√3 होता है। तो मतलब कहने का मतलब x क्या आएगा, tan 30 के इक्वल आएगा, तो B नंबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। समझ गए, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू व्हाट। क्या होगा tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक लॉन्ग तरीके से बताऊंगा और एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो पहले लॉन्ग मेथड देखते हैं। लॉन्ग मेथड में क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा दिया हुआ √2। ठीक है, एक काम कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, आइडेंटिटी है, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 2, यानी कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, या सिर्फ sin थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा 1/2। इसको रख लेंगे, काम आएगा। अब आपको निकालना क्या है, निकालना था tan थीटा प्लस cot थीटा। तो tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और cot को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। sin cos का एलसीएम sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, cos cos कट जाएगा, sin स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin थीटा इंटू cos थीटा आप निकाल चुके हैं 1/2। 1/2 पलट के ऊपर चल जाएगा तो क्या बचेगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अब एक शॉर्ट तरीका ये है, शॉर्ट तरीका देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू दिया √2। आप सोचिए कि थीटा मतलब एंगल, इसका कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि √2 आएगा। 45 पे अगर आप पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू 45 सोचेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री होगा। sin 45 1/√2 होता है, और ये भी 1/√2 होता है, मिला के क्या होगा 2/√2। √2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में √2 आएगा, यानी थीटा का वैल्यू 45 पे, थीटा का वैल्यू 45 पे ये सेट कर रहा है। तो चून tan थीटा और cot थीटा में भी 45 पुट कर देंगे। tan थीटा tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, 1 1 कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह शॉर्ट भी आप थीटा एंगल सोच के भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन द गिवन फिगर D इज़ पैरेलल टू BC। D जो है वो BC का पैरेलल है, D BC का पैरेलल है। AE जो है A यूनिट है, वेयर इज़ AE, A यूनिट है। EC जो है B है, EC जो है B है। D जो है वो X है, वेयर इज़ D वो X है, ये पैरेलल लाइन, और BC जो है Y है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा फॉलोइंग सही है। तो इसमें तो सीधा थेल्स थ्योरम लगा देंगे, क्या हो जाएगा AE बाई EB, EC नहीं ले सकते हैं, AE बाई आपको लेना पड़ेगा AC, और यहाँ लेना होगा DE बाई
BC, क्योंकि BC जो है बड़े ट्रायंगल का पार्ट है, ABC का पार्ट है, तो इसमें भी ये साइड वाला साइड भी क्या होगा, छोटा बाई बड़ा वाला, यानी AE बाई AC हो जाएगा। तो AE कितना है A, AC आपको A प्लस B है, D आपको कितना है X, BC कौन है Y, तो X बराबर, यहाँ से देखिए X बराबर हो जाएगा AY बाई A प्लस B, ऐसा कोई है AY बाई A प्लस B, X बराबर ऑप्शन नंबर C है AY बाई A प्लस B। समझ गए, इस तरह से बना सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ABCD इज ट्रैपेजियम विथ AD पैरेलल टू BC। ABCD एक ट्रैपेजियम है, चलिए हम लोग भी एक ट्रैपेजियम बना लेते हैं ABCD, जिसमें AD BC का पैरेलल है, AD BC का पैरेलल है, ठीक है। ये साइड पैरेलल है, AD 4 है, AD 4 है। इफ़ द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, AC डायगोनल और BD डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन AO बाई OC इक्वल टू BO बाई DO, हाफ दिया हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन क्या दिया, हाफ। देन BC पूछ रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, BC की वैल्यू। तो देखिए कैसे इसको बना सकते हैं, पहले इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। तो देखिए इसमें ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। देखिए कौन ट्रायंगल, AOD, क्योंकि इसमें AD आ रहा है, AOD में आ रहा है, और दूसरा BOC ले लेंगे, BOC, ठीक है। क्या ये सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। देखिए ये और ये अल्टरनेट एंगल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आपको BC पूछ रहा है, तो मैंने देखिए क्रॉसपॉन्डिंग साइड का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है कि एंगल के सामने वाला साइड देखते हैं, तो इस एंगल के सामने वाला साइड क्या है, OD, और इस एंगल के सामने वाला साइड है OB। और अगर ये तरीका नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना के तरीका भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए एक AOD ले लेते हैं, AOD, ठीक है, और इसी के अंदर एक और ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। अब इस अंदर वाले ट्रायंगल का नाम कब लिखेंगे, जो आप क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स लिए हैं ना, वो नाम देख के लिखना है। जैसे देखिए AO का क्रॉसपॉन्डिंग कौन है, O, तो देखिए O के सामने वाला भी क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। फिर देखिए A वाला, AOD में A वाला के क्रॉसपॉन्डिंग BOC का C वाला लाया था, तो A का क्रॉसपॉन्डिंग कौन हो जाएगा, C, बच गया कौन, B, BOC हो गया, ठीक है। अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड कैसे लिखेंगे, AO बाई OC, AO बाई OC। दूसरा देखिए AO बाई OC हो जाएगा। दूसरा देखिए OD बाई OB, OD बाई OB। और तीसरा क्या हो जाएगा, AT बाई BC, है ना। और यही दोनों का वैल्यू 1/2 दिया था कि नहीं, और AD बाई BC भी कितना आ जाएगा, 1/2। AD बाई BC, यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ, AD बाई BC भी कितना आ गया, 1/2, जिसमें से AD मुझे पता है 4 बाई BC इक्वल टू 1/2, तो BC इक्वल टू आ जाएगा आपको 8, BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर C। समझ गए, करस्पॉन्डिंग साइड कैसे ले सकते हैं, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना दीजिए, और अंदर वाले का नाम जो है करस्पॉन्डिंग एंगल के जो आपने क्रॉस इक्वल कराया है, देखिए जैसे इसमें इक्वल इसके कराया है मैंने, तो उसके सामने वाले एंगल पे लिख लें। जैसे ए के सामने का हो जाएगा C एंगल, क्योंकि A का करस्पॉन्डिंग आया था C, O का करस्पॉन्डिंग आया था O, तो O के सामने आ गया O, बच गया तीसरा साइड जो कि B ही होगा, तीसरा एंगल BOC। और फिर करस्पॉन्डिंग साइड अंदर बाई बाहर वाला, चाहे बाहर वाला बाई अंदर वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ़ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, दो टेंजेंट एक दूसरे से 60 डिग्री का इंक्लिनेशन पे है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, आर ड्रॉन टू ए सर्कल, मतलब एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल के दोनों तरफ दो को टेंजेंट बना रहे हैं, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट बना रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल जो है वो है 60 डिग्री, ठीक है। इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज़ इक्वल टू, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस यही हो जाएगा, इसको भी रेडियस बोल सकते हैं ना, सेंटर O है, ये 3 है और ये भी क्या है 3 है। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, हर टेंजेंट का लेंथ पूछा जा रहा है आपसे,
तो देखिए हम जानते हैं ये 90 होता है, 90 होता है, टेंजेंट है तो ये भी 90 हो जाएगा। और हम जानते हैं 60 है तो ये 120 हो जाएगा। आमने सामने का एंगल 180 होता है तो 160 के सामने वाला कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। मुझे टेंजेंट का लेंथ निकालना है, मान लीजिए ABC निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। तो ये लाइन क्या करेगा ना, इसको आधा आधा पार्ट में बांट देगा, यानी ये 30 डिग्री और ये भी कितना 30 डिग्री। तो कुल मिला के जो अब ट्रायंगल ऊपर में दिख रहा होगा, ये देखिए ये 30 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 के सामने वाला आपको क्या होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और जिस एंगल के सामने की बात हो रहा है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये होता है बेस। ठीक है, मुझे बेस ही निकालना है यहाँ पे। ये तो 3 दिया हुआ है, तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर ये हमको पता है 3, ये हमको निकालना है। तो इस दोनों का रिलेशन लगेंगे, तो बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है, tan थीटा का। तो tan 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। P परपेंडिकुलर कितना है, 3, बेस नहीं मालूम है तो बेस यहाँ से क्या हो जाएगा, 3√3, 3√3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, 3√3। देखिए फंसाने के लिए 3√3/2 भी दिया हुआ है, बट ये नहीं होगा, 3√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है द एरिया ऑफ सर्कल डेट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर इज, माने किसी स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। सर्कल क्या है, इंस्क्राइब्ड है, इसके अंदर एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। इसका स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 6 का हाफ। तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, πr²। तो मतलब 22 पाई तो रखना है, रेडियस हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई। ऑप्शन नंबर डी, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड इज 6√3। लेंथ, ब्रेथ और हाइट इस तीनों का सम दिया है 6√3 एंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, क्यूबाइड का डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 2√3। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड पूछ रहा है। तो डायगोनल का लेंथ क्या होता है, L² + B² + H² का रूट होता है, इक्वल टू यही दिया है 2√3। रूट उधर जाके स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 आ जाएगा 12। तो L² + B² + H² का वैल्यू आ गया 12। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ L + B + H दिया हुआ ना, इसका एक फॉर्मूला लगा दीजिए, L + B + H का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है L² + B² + H² + 2 ब्रैकेट LB + BH + LH, यही होता है LB + BH + LH। ये आपको 6√3 दिया हुआ है, 6√3 का स्क्वायर, L² + B² + H²। देखिए कितना निकाले हैं, 12 निकाले, तो ये 12 हो जाएगा। और इसी को हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, 2LB + BH + LH, 2LB + BH + LH, इसको हम TSA बोलते हैं। 6√3 का स्क्वायर क्या होगा, 36 × √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इक्वल टू 12 + TSA टोटल सरफेस एरिया। 36 3 जाए कितना हो जाएगा, 6 3 जाए 18, 3 3 जाए 9, 1 10, 1 0 और 12 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना बचेगा, टोटल सरफेस एरिया बचेगा 6 और 9 में 1, 18 में 1 गया तो 9, 96। ऑप्शन नंबर सी। इसको आप थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल बता रहा था ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से और वो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन कर पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज़ 24, द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज़ कितना होगा। देखिए आपको दिया है कि मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया है 24 और मीडियन और मीन का डिफरेंस, द डिफरेंस इज मीडियन एंड मीन, मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस कितना दिया हुआ ये पूछ रहा है आपसे। डिफरेंस ऑफ मीडियन और मीन का डिफरेंस आपसे
पूछ रहा है। तो देखिए एक फार्मूला होता है कि मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें मीडियन और मीन का डिफरेंस पूछा है, यानी मोड का कोई काम नहीं है। तो मोड यहाँ से अलग कर लीजिए, मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 प्लस मीडियन हो जाएगा, 24 प्लस मीडियन। बस यही मोड को यहाँ पे मोड की जगह क्या लिख देंगे 24 प्लस मीडियन लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो देखिए 3 मीडियन जाके उधर 3 मीडियन से घट जाएगा तो इधर बचेगा 24 और 3 मीडियन में 2 मीडियन इधर आके मीडियन घटेगा तो बचेगा 2 मीडियन बचेगा। सीधी सी बात है, ये 3x है ये x है, 3x में x उधर जाके घटेगा तो 2x हो जाएगा माइनस 2 मीन। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो मीडियन माइनस मीन हो जाएगा और यहाँ 24 चल रहा है, 2 से 24 डिवाइड होगा तो 12, तो मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, मीडियन और मीन का डिफरेंस आ गया 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द नंबर ऑफ एयर रेवोल्यूशन मेड बाय द सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज, कितना रेवोल्यूशन करेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कोई भी व्हील घूमता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है अपना सर्कमफेरेंस के बराबर, इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा 2πr, एक राउंड में 2πr के बराबर हो रहा है। तो आपको पूछ रहा है कितना राउंड लगाना है, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिस्टेंस टू बी कवर्ड, जितना डिस्टेंस को कवर करना बाई 2πr, उसका एक सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, सर्कमफेरेंस से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। एक जब भी किसी चीज़ का नंबर निकालना है तो उसको यूनिट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। यूनिट वैल्यू उसका क्या है, एक राउंड का यूनिट वैल्यू कितना है 2πr है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 11 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो किलोमीटर से तो काम चलेगा नहीं, 11 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे आपको मीटर में रेडियस दिया हुआ है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 11 किलोमीटर को 1000 से इंटू करेंगे तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। और 2πr, 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा पाई का वैल्यू, और रेडियस कितना हो जाएगा 0.25। अगले स्टेप में क्या करेंगे 7 को पलट के ऊपर ले जाएंगे, 11 × 1000 × 7 हो जाएगा, और नीचे आ रहा है 2 × 22, 0.25 को लिख देंगे 25 और 100 ऊपर लिख देंगे पॉइंट हटा करके। अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, तो 25 4 जा सीधा 100 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, यानी आपको आ जाएगा 7 × 1000, यानी हो जाएगा 7000 रेवोल्यूशन लगेगा। समझ रहे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन में सम निकालना है लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास, मीडियन और मॉडल क्लास का लिमिट। तो मॉडल क्लास तो ऐसे ही भी पता चल रहा है, देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है 20, इसका लोअर लिमिट कौन है 15, यानी यही आपका क्या हो गया मॉडल क्लास हो गया। अब मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपको, मॉडल क्लास लोअर लिमिट वो है आपको 15, ठीक है। अब आता है मीडियन क्लास पे, तो मीडियन के लिए आप CF निकाल लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए पहला तो 10 होता है, 10 और 15 ये ऐड हो जाता है, 10 15 कितना होगा 25 से 12 ऐड हो जाएगा तो लिखाएगा कितना हो जाएगा 37 से 20 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 57 से 9 ऐड हो जाएगा 63। इसी को n बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं n आ गया 66, तो n/2 कर लेते हैं तो 66/2 यानी आ जाएगा 33 किस में आएगा 37 वाले में आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो 25 ख़त्म हो जाएगा, 25 के बाद से स्टार्ट होता है इधर, तो 37 में ही 33 आएगा। तो ये आपको हो गया मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या दिख रहा है आपको 10 दिख रहा है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट जो है वो है आपको 10।
और 10 15 का ऐड पूछ रहा है, सम पूछा था तो आएगा 25, ऑप्शन नंबर बी 25। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि 2 डाइस एक साथ फेंक रहे हैं, साइमल्टेनियसली फेंक रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। 6 कम से कम एक बार आना चाहिए, एक कम से कम एक बार नहीं तो 2 बार। ठीक है, तो जो मेरा इवेंट है वो क्या बनेगा, कम से कम एक बार 6 आना चाहिए। तो कम से कम एक बार 6 कैसे आ सकता है, 1 6 2 6, ठीक है, 3 6 4 6 5 6, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी आ सकता है 6 6। तो ये भी तो हो सकता है 6 1 भी तो आ सकता है, 1 6 आया तो 6 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 6 4 भी आ सकता है, 6 5 भी आ सकता है, 6 6 तो आ ही चुका है। तो बताइए इवेंट की संख्या कितनी हो गई आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो रहा है। और आपको सैम्पल स्पेस कितना है 36, तो इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 11/36, P/NE/NS 11/36, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। 18 कह रहा है 5 tan बीटा इजकल टू 4, तो 5 sin बीटा प्लस -2 cos बीटा। तो देखिए 5 tan बीटा इजकल टू 4 दिया, तो यहाँ से tan बीटा आप निकाल सकते हैं 4/5। अब जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 5 sin बीटा -2 cos बीटा, ठीक है, बाई क्या लिखा है 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा, ये आपसे पूछा है। तो क्या कीजिए इसमें, इसको tan बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, cos से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे cos से डिवाइड कर देंगे। 5 sin बीटा -2 cos बीटा बाई यहाँ भी cos बीटा कर देंगे, और यहाँ भी 5 sin बीटा और प्लस 2 cos बीटा बाई हो जाएगा cos बीटा। cos बीटा जब दोनों में बटेगा तो यहाँ क्या बचेगा sin बाई cos tan, और ये cos कट जाएगा, यानी फाइनली आपके पास बचेगा 5 tan बीटा -2 बचेगा, और नीचे बचेगा 5 tan बीटा प्लस 2। इस स्टेप का यहाँ मैं लिखा हूँ, tan बीटा का वैल्यू 4/5 है, तो 5 × 4/5 -2 5 × 4/5 प्लस 2, 5 कट गया, यहाँ से 5 कट गया, तो 4 - 2/4 प्लस 2, तो 2 हो जाएगा 6, यानी आंसर आ जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर ए 1/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट ए दिया हुआ असर्शन और उसका स्टेटमेंट आर दिया रीज़न, आपको ये ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। तो असर्शन कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 5780, 2 नंबर का प्रोडक्ट है 5780 और उनका HCF 17 है, देन एलसीएम ये आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कीजिए HCF को एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए। क्या देख HCF को प्रोडक्ट से डिवाइड कर दीजिए, HCF को प्रोडक्ट से डिवाइड किए तो एलसीएम आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है, चेक करने के असर्शन आपका सही है कि नहीं, तो एलसीएम निकालना है, पढ़े होंगे ना कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू P इंटू Q, 2 नंबर का प्रोडक्ट। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो 2 नंबर का प्रोडक्ट जो 5780 है उसको हम लोग क्या करेंगे 17 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 17 3 जा 51 होता है, 51 आ गया तो 6 आ जाएगा, 17 4 जा 68, 57 और 6 आ जाएगा 340, यानी एलसीएम सही आ रहा है 340। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीज़न कह रहा है कि HCF इज़ ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। HCF हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है क्या, HCF हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, बिल्कुल सही है। ये भी बात क्या कह रहा है बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ए तो सही है और स्टेटमेंट आर रीजन भी सही है कि अगर HCF एलसीएम का फैक्टर तभी तो ये डिवाइड हुआ ना, तो इसलिए बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन 1, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, क्योंकि रीज़न आर जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि हमने फैक्टर का ही विधि तो लगाया एलसीएम निकालने के लिए। HCF से क्या किया, ये जो HCF था उससे हमने डिवाइड लगा दिया, HCF से हमने क्या कर दिया डिवाइड लगा दिया, तभी तो फैक्टर था तभी तो डिवाइड लग गया ना, इसलिए रीजन भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इफ़ द
इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर डी एंड ई देन बी सी इज़ 20 यूनिट। ये स्टेटमेंट लिखा है। तो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल बना लीजिए, ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल बना लिए। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई। डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 5 और ई का कोऑर्डिनेट दिया है -3 -3 दिया हुआ है। तो बी सी बोल रहा है 20 यूनिट है, ठीक है, बी सी क्या बोल रहा है 20 यूनिट है। क्या ऐसा हो सकता है 20 यूनिट? तो देखते हैं। देखिए एक थ्योरम पढ़े होंगे कि ये लाइन इसका क्या होता है, पैरेलल होता है, तो ये इसका डबल होता है या इसका ये हाफ होता है। तो पहले हम डी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डी का डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी -3 में 3 घटा देंगे, -3 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा y2 - y1, -3 में 5 घटा देंगे, -3 - 5 का होल स्क्वायर। पढ़े होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डी की दूरी हो जाएगी -3 - 3 -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 और 36 हो जाएगा 100 और 100 का रूट हो जाएगा 10, यानी डी कितना आ गया आपको 10। और 10 का ये क्या होता है, डबल होता है। पढ़े होंगे ना कि डी जो होता है वो बी सी का हाफ होता है, ठीक है, या फिर हम बी सी को बोल सकते हैं डी का डबल, है ना। यानी बी सी कितना आ जाएगा आपको 2 × 10 जो कि हो जाएगा 20। तो 20 दिया हुआ है, यानी कि स्टेटमेंट ए जो है बिल्कुल सही है, देन बी सी 20 होगा ही, ठीक है। अब कह रहा है रीजन, रीजन कह रहा है कि इफ़ द लाइन्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड का पैरेलल होता है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो रीजन भी बिल्कुल सही दे रहा है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा आपका MCQ का पहला सेट। मैं और भी सेट्स लेकर के आऊँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।